नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उद्धव ठाकरे ग्रुप को लेकर। उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप के बीच चुनाव जो चिन्ह है पार्टी का चुनाव चिन्ह, उसको लेकर एक खींचतान चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है चुनाव चिन्ह को लेकर कि अभी कार्रवाई चलती रहेगी। 5 जजों के संविधान पीठ का यह फैसला है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। संविधान पीठ ने कह दिया है कि चुनाव की इसकी जो कार्रवाई है वो रुकेगी नहीं। असली शिवसेना कौन, इस पर फैसला होना बाकी है। संविधान पीठ ने उद्धव गुट की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में इसी बात को लेकर खींचतान है कि चुनाव चिन्ह जो है शिवसेना का वो किसके पास रहेगा। संविधान पीठ ने उद्धव गुट की याचिका को खारिज किया है। शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज कर दी गई है। असली शिवसेना कौन, इस पर फैसला अभी करना बाकी है। आशीष भार्गव हैं हमारे साथ इस वक्त इस पर और जानकारी के साथ। आशीष, आप हमें समझाइए कि इसका क्या मतलब हुआ। उद्धव ठाकरे गुट की क्या याचिका थी जिसको खारिज किया गया है, और इसका मतलब अब ये है कि अभी जो कार्रवाई हो रही थी वो चलती रहेगी। चुनाव चिन्ह किसके पास जाए, इस पर कोई फैसला आया नहीं है अब तक। जी बिल्कुल, देखिए हुआ ये था जब दोनों गुटों के बीच में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ग्रुप की सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला लेने से रोक दिया था। तो एकनाथ शिंदे इस मामले को लेकर चुनाव आयोग गए थे और उन्होंने सिंबल पर अपना दावा कर दिया था, ये कहते हुए कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो उनके पास आना चाहिए क्योंकि असली शिवसेना वो है। इधर चुनाव आयोग ने ठाकरे ग्रुप को नोटिस जारी कर दिया था, जवाब मांगा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट आ गया था और ये सवाल रखा था कि इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ऐसे में चुनाव आयोग आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए ठाकरे ग्रुप को इस मामले को चुनाव आयोग को रोक दिया था कि वो इसमें कोई फैसला ना दे। इसके बाद 23 अगस्त को एक बड़ा फैसला आया और इस पूरे मामले को 5 जजों के संविधान पीठ में भेज दिया गया। लेकिन जब ये बताया गया कि चुनाव आयोग का मामला भी पड़ा हुआ है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जजों का संविधान पीठ ही तय करेगा कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। नगमा, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, इसका मतलब असली शिवसेना वही है। तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी था, उद्धव ठाकरे ग्रुप ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोके और आज करीब 5 घंटे से ज्यादा ये सुनवाई चली है जिसमें तमाम तर्क कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिए गए हैं ठाकरे ग्रुप की तरफ से, और इधर जो मनिंदर सिंह अपीयर हुए, नीरज किशन कौल अपीयर हुए, अरविंद दातार चुनाव आयोग की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो एक संवैधानिक प्राधिकरण है और उसके पास एक स्वतंत्र शक्ति है, स्पीकर से अलग ये मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और उसने पहले भी चुनाव चिन्ह को लेकर बहुत सारे फैसले दिए हैं जी। ऐसे में 5 जजों के पीठ ने सारा मामला सुना है और इसके सीधे सीधे मायने हैं कि चुनाव आयोग अब ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन सी है, शिंदे ग्रुप या ठाकरे ग्रुप। वहां पर जो कार्रवाई पर रोक थी वो कार्रवाई अब चलती रहेगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए निश्चित तौर पर यह है, जोरदार झटका ये है, क्योंकि इसके जो मायने हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। जब आपके पास से पहले विधायक चले गए, उसके बाद आप सीएम की कुर्सी आपके हाथ से चली गई और अब चुनाव चिन्ह जो एक पार्टी का चुनाव चिन्ह, शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो है धनुष और बाण, उसके जाने के भी आसार बन गए हैं। तो काफी अहम ऐसे मोड़ पर है जब कानूनी लड़ाई, एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई, संविधान पीठ के सामने कानूनी लड़ाई उद्धव ठाकरे ग्रुप हार गया है। जी, संविधान पीठ के सामने कानूनी लड़ाई उद्धव ठाकरे गुट हार गया है क्योंकि जो याचिका उन्होंने दायर की थी उसको खारिज कर दिया गया है। धन्यवाद आपका आशीष। और अब ये बात लेकिन लोगों को साफ कर दें कि अभी चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा ये फैसला नहीं आया है, लेकिन इसके ऊपर फैसला जो है वो चुनाव आयोग करेगा। और ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है, जिसके हाथ से एमएलए चले गए हैं और सरकार गई है, वहां पर अब ये लग रहा है कि कहीं चुनाव चिन्ह भी तो उनके हाथ से नहीं जाएगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह से ही ये फैसला होना है कि असली शिवसेना कौन है।
दोनों ही गुट इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ही असली शिवसेना है और चुनाव चिन्ह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संविधान पीठ के सामने उद्धव गुट की याचिका खारिज होना उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका है। और अब 5 की बात में हमारा फोकस आखिर कब मिलेगा अंकिता भंडारी को इंसाफ और क्या अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा। उत्तराखंड में 19 साल की अंकिता भंडारी का मर्डर होता है और इस मर्डर केस की अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन अब इस मर्डर केस में एक बहुत बड़ी बात भी सामने आई है, खुलासा हुआ है। अंकिता भंडारी से पहले उस रिजॉर्ट में जहां पे अंकिता काम करती थी, वहीं पे रिसेप्शन पर काम करने वाली एक पूर्व कर्मचारी ने ये बात साफ कही है कि ये रिजॉर्ट पहले भी एक सेक्स रैकेट जैसे कामों में शामिल रहा, क्योंकि यहां पर लड़कियां लाई जाती थी और उनके नामों की एंट्री नहीं होती थी रजिस्टर में। महिला ने बीजेपी नेता के बेटे जो आरोपी है पुलकित आर्या, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि पहले भी यहां लड़कियां लाई जाती थी, रजिस्टर में उनके नामों की एंट्री नहीं होती थी और इसके साथ साथ यहां पे ड्रग का भी कारोबार होता था। अंकिता भंडारी मर्डर केस में ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि ये जो रिजॉर्ट है यहां पर इस तरह के काम पहले होते थे। ये आरोप लगा रही है एक पूर्व कर्मचारी। 19 साल की अंकिता भंडारी की मौत के मामले में पुलकित आर्या समेत अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मर्डर केस की जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की टीम आज पहुंच गई है मौका वारदात पे, उसका मुआयना किया गया है। चीला नहर है जहां से अंकिता का शव मिला था। ये वो शव है, ये वो नहर है जहां से अंकिता का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डूबने से उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ साथ अंकिता के शरीर पे 4-5 जगह पे चोट के निशान भी हैं। अब आपको हम एक बार पहले दिखा दें कि इस मामले में अब तक का घटनाक्रम जो है वो क्या रहा है। ये मामला 18 सितंबर का है, जब पुलकित आर्या और 2 और आरोपियों के साथ अंकिता रिजॉर्ट से निकली। 18 सितंबर को अंकिता को आखिरी बार चीला बराज पे देखा गया। 19 सितंबर को पुलकित ने अंकिता के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलकित ये चाहता था कि अंकिता गलत काम करे, अंकिता ने इससे इनकार किया। 23 सितंबर को पुलकित और 2 अन्य गिरफ्तार हुए। 24 को अंकिता का शव मिला है चीला नहर से। 26 सितंबर को अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन शरीर पर 4-5 चोट के निशान हैं। तो आरोपी पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में काम करने वाली एक पूर्व कर्मचारी ने उस पर संगीन आरोप लगाए हैं। पहले सुनते हैं क्या कहना है उनका। मैं मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुँची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से
और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियां आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी। ये पूर्व कर्मचारी हैं उस रिजॉर्ट की जहां पे अंकिता भंडारी काम करती थी। अंकिता भंडारी से पहले ये लड़की भी वहां पे काम करने के लिए गई थी, लेकिन इनका भी कहना है कि ये रिजॉर्ट जो है उसमें जिस तरह के काम होते थे उससे कई लड़कियां जो वहां काम करने गई उन्होंने रिजॉर्ट को छोड़ा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हैं जो मौजूद हैं उत्तराखंड में और लगातार इस मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं अब मुकेश, गंभीर आरोप हैं और पुलकित आर्या की गिरफ्तारी तो भी हुई है। किस रिजॉर्ट के बारे में इससे किस तरह के और संगीन आरोप गहराते हैं और अब वहां पर कुछ ऑडियो क्लिप्स भी जारी की गई हैं, तो आपके पास अब इस मामले में किस तरह की और डिटेल्स सामने आई हैं? देखिए, ये जो महिला है ये अपने पति के साथ 6 महीने पहले रिजॉर्ट में काम करने गई थी। इसको काम दिया गया था फ्रंट ऑफिस मैनेजर का, और जो इसका पति है उसको हाउस कीपिंग का काम दिया गया था। लेकिन इन लोगों को कुछ दिन में समझ में आ गया कि आखिर रिजॉर्ट में क्या होता है। उसके बाद इसका जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ रिजॉर्ट में नौकरी छोड़ना चाह रहा था, लेकिन उसी बीच जो पुलकित आर्या है उसने इस महिला के पति पर आरोप लगा दिया कि उसने रिजॉर्ट का एक स्पीकर चोरी किया है और उस बहाने उसके पति को मारा पीटा, उससे एक माफीनामा लिखवा लिया और एक तरह से दोनों को बंधक बना लिया। उसके बाद इन लोगों ने 1.5 महीने तक काम और किया और इस महिला के मुताबिक 1.5 महीने में उसने देखा कि वहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरह से वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, वहाँ पर गांजा, चरस, स्मैक ये सारा आता है जो कि गेस्ट को सप्लाई होता है। इसके अलावा इस महिला को भी मजबूर किया गया कि वो भी अनैतिक काम करे, हालांकि इसने मना कर दिया। फिर जाकर इन लोगों ने नौकरी छोड़ दी और वहाँ से ये चले आए। लेकिन इन लोगों ने कभी इससे पहले किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में या मीडिया में या पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। इससे दिखाता है कि पुलकित आर्या कितना दबंग था, उसका कितना खौफ था कि लोग उससे पिटते थे, उसकी जातियाँ सहते थे, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ शिकायत नहीं करते थे, मुंह नहीं खोलते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल पटवारी था वो पुलकित आर्या का दोस्त था। अगर कोई शिकायत भी करता था तो उसकी शिकायत वहीं की वहीं दबी रह जाती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो जब ये पूरा मामला सामने आ गया, अब पुलकित आर्या और उसके दोनों साथी जेल में हैं, तब उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर जब इतना मामला उठ गया है और एक अंकिता की मौत हो गई, हत्या हो गई है, उसके बाद धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। खासतौर से रिजॉर्ट का स्टाफ जो पहले काम करके रिजॉर्ट छोड़ चुका है या जो अभी काम कर रहा है, वो सारे लोग धीरे धीरे पुलकित आर्या के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरह से रिजॉर्ट का जो प्रेजेंट स्टाफ है जो काम कर रहा है उसके पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। उनमें से कई लोगों ने बताया कि वहां पर क्या कुछ होता था। तो रिजॉर्ट की सच्चाई सामने आ रही है, पुलकित आर्या और उसके दोस्तों के जो कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इन लोगों के बयानों से अंकिता का जो मामला है कहीं ना कहीं वो काफी मजबूत होगा। जब कोर्ट में मामला चलेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये सभी लोग जो पहले वहां पर रह के आए हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है उनके बयान काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो पुलिस इन सभी लोगों के बयान रिकॉर्ड कर रही है और निश्चित तौर पर इन सभी के बयानों से ये साफ होता है इस रिजॉर्ट के खुलने के साथ ही इसमें पहले से अनैतिक काम होते आ रहे हैं और जो भी यहाँ पर कर्मचारी काम करते थे उनको पुलकित आर्या और उसके साथी मारते पीटते थे और उनसे गलत काम करवाते थे। ये बिल्कुल साफ हो गया है अलग अलग कर्मचारियों के बयानों से। तो अब पुलिस आज या कल में जो आरोपी हैं उनको रिमांड पर लेगी, उनसे पूछताछ शुरू करेगी। जो नए सबूत आए हैं, आज एसआईटी ने जो चीला नहर है उसका दौरा किया, वहां पर पूरा मुआयना किया मौका वारदात का, कहां से अंकिता को फेंका गया था, कहां पर उसका शव मिला, ये सारे सबूत वहां पर जुटाए हैं। नगमा जी, धन्यवाद आपका। चीला नहर का भी मुआयना हुआ है जहां से उनका शव मिला है अंकिता भंडारी का, और मुकेश जानकारी दे रहे हैं एसआईटी की टीम वहां पहुंची है। दूसरे के बहुत सारे जो पूर्व कर्मचारी रहे होंगे इस रिजॉर्ट के वो सामने आ रहे हैं और पुलकित आर्या
के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। अब तक जो पटवारी सिस्टम वहां पे है, पटवारी भी पुलकित आर्या का दोस्त था, इसलिए जो शिकायत करते थे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन ये पूरा मामला महिलाओं की सुरक्षा का है। ऐसे जगह में जहां पर पर्यटन जो है वो मुख्य एक तरह से रोजगार का साधन है लोगों के लिए, होटल्स और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। रंजना कुमारी हमारे साथ हैं जो डायरेक्टर हैं CSR की। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये जो पूरा मामला है रंजना जी, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक ऐसा इलाका है उत्तराखंड का जहां पे रिजॉर्ट्स बहुत हैं, बेतहाशा खुले हैं, टूरिज्म एक मुख्य वहां पे उद्योग के तौर पे खड़ा हुआ है, लोगों का रोजगार जुड़ा है। लड़कियां, खास करके पढ़ी लिखी लड़कियां अब नई नौकरियां यहां पर ढूंढ रही थी, पर जिस तरह की ये घटना हुई है, जो ये हादसा हुआ है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा झटका है, पीछे धकेलता है लड़कियों को। आप कैसे देख रही हैं जो जांच इसमें अब तक हुई है, आपको वो सफिशिएंट लग रही है? जो कार्रवाई हुई है, आरोपी 3 पकड़े गए हैं, लग रहा है कि इंसाफ इस मामले में हो रहा है? देखिए, इंसाफ तो पता चलेगा जब कोर्ट में केस पेश किया जाएगा और उसके साथ जो सबूत दिए जाएंगे, क्योंकि काफी लीपापोती सबूतों की होती है। और खास तौर से वो रिजॉर्ट गिरा दिया गया है, तो वहां अंदर क्या था, क्या होता था, किस तरह से होता था, ये लोगों के बयानों से ही पता चलेगा। जो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है वो वहां से तो शायद अब नहीं मिलेगा। अब तो पता नहीं क्यों अफरा तफरी में उस रिजॉर्ट को गिरा दिया गया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो मामला, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि रिजॉर्ट के नाम पर और खास तौर से जो राजनीतिक परिवारों के और राजनीतिक लोग हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये इनका एक खास तरह का ये धंधा चलता है। आप देखिए देश भर में कितने की पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होती हैं, उनके बेटा बेटी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनकी दबंगई चलती है। और यहाँ पर ये खास तौर से कोई ऑडिटिंग का सिस्टम तो है नहीं। जिसको मन करता है वो एक रिजॉर्ट बना लेता है और फिर वहां प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग और हर तरह के कार्यक्रम जो है वहां शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल गिव एंड टेक का भी मामला यहाँ आ जाता है कि आप लोगों को किस तरह से परोसते हैं, वहां की बच्चियों को, लड़कियों को, और किस तरह से वहां पर ड्रग चलती है। और ये बात वो दूसरी महिला जो वहां काम करी थी उसकी बात से स्पष्ट हो रही है। और ये कोई सिस्टम नहीं है कि किस तरह से ये जो रिजॉर्ट है यहाँ खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ चलता है, लेकिन कहीं कोई जाके कोई जांच नहीं करता है, कहीं कोई जाकर के कोई स्टैंडर्ड सेटअप नहीं किया गया है कि आप ये करेंगे तभी आपको रिजॉर्ट चलाने के लिए। जिसका मन करता है वो अपनी एक बना के बिल्डिंग रिजॉर्ट चलाने लगता है और वहां पर यही सारे धंधे होते हैं। लेकिन अंकिता के मामले में मैं कहना चाहूंगी कि चाहे जिस भी तरह से सरकार को इस जांच को पूरा करने में समय जल्दी से जल्दी, चाहे जो भी करना पड़े जल्दी से जल्दी जांच खत्म करें और उस जांच के बाद तत्काल इन लोगों को सजा दी जाए। गिरफ्तार करना काफी नहीं है, थोड़े दिन में बेल में छूट जाएंगे और ये जो सारे इनके जितने बयानात आ रहे हैं आज, इनके सारे बयान बदल जाएंगे, क्योंकि फिर वो आकर के उनको दबाएंगे और उनकी बयान को बदलवाएंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि लड़कियों के साथ जो रेप हो रहा है, जो उनकी हत्याएं हो रही हैं, जो इस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उनको सजा मिले। इस केस में खास करके मौका दिया जाए। जी, इस केस में खास करके एक पावर का मिसयूज बहुत दिख रहा है। जो लड़का है, जो आरोपी है पुलकित आर्या, उसके पिता बीजेपी में नेता रहे हैं और बताया जाता है कि वहां पे अभी भी पटवारी सिस्टम है। जिनको भी लोकल्स को कोई शिकायत होती थी तो वो पटवारी को शिकायत करते हैं, पुलिस तक शिकायत पहुंचती भी नहीं है। और ये भी वहां के लोगों की मांग है रंजना जी कि इसको बदला जाना चाहिए, पुलिस तक कम से कम बात पहुंचे। वो पटवारी जो है, जो भी उस इलाके का रसूखदार आदमी होगा, उसका वो दोस्त होता है और शिकायत को वो दर्ज भी नहीं करता था। इसलिए ये तमाम चीजें यहाँ पर इस तरह से चली हैं और ये पूरे जो पर्यटन उद्योग है उसको एक धक्का पहुंचाता है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर धक्का ही नहीं पहुंचाता, बल्कि पर्यटन उद्योग को चलाने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से, आखिर तो कोई ना कोई रिसेप्शन देखेगा, लड़कियां रिसेप्शन देखती हैं, सब तरह काम करती हैं, अब उनकी कोई सुरक्षा ही नहीं है। और वहां पर ना सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनके बेजा इस्तेमाल के लिए, उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको पुश किया जा रहा है। तो ये कौन सा पर्यटन है? ये किस पर्यटन की बात करें? दुनिया में पर्यटन इंडस्ट्री चलती है, लेकिन इस तरह की छूट तो वहां नहीं होती है कि आप जैसा मर्जी वहां पर चला लें। और देखिए, पटवारी जो व्यवस्था है, इसको बदलने का जिम्मा किसका है? वहां की लोकल गवर्नमेंट का है। तो अभी तक क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्यों नहीं बदलते हैं सिस्टम को? और दूसरा, जो पटवारी है उसकी मिली भगत है, अगर उससे
शिकायत उस तक पहुंची और उसको ऐसा तो है नहीं कि उसकी जानकारी में सब नहीं हो रहा होगा, वो खुद भी शामिल होगा और तमाम ऐसे रसूखदार लोग शामिल होंगे इस हरकत में। और जो बीजेपी के लोग हैं, कोई सामने आके बयानबाजी नहीं कर रहा है। ये ऐसी अजीब सी बात है कि जब लड़कियों के साथ कुछ होता है तो बीजेपी मौन धारण कर लेती है, कांग्रेस मौन धारण, अगर उनका स्टेट है तो वो मौन धारण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी सहमति है और आप उसमें शामिल हैं, और ऐसे जो आपके पार्टी के लोग कर रहे हैं आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी सामने आके कोशिश करनी चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सजा मिले। जी, अभी बीजेपी के लोग का बस एक ही कहना है कि कार्रवाई हो रही है, इसके ऊपर बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई है और इस पे न्याय मिलेगा। धन्यवाद आपका रंजना जी, क्योंकि हमने देखा कि कार्रवाई भी तभी होनी शुरू हुई है जब ये मामला जो है वो चर्चा में आया, और खास करके सोशल मीडिया पर जब बहुत ज्यादा ये मामला चर्चा में आ गया उसके बाद ही इसके ऊपर हलचल हुई। 6 दिन पहले हत्या हो चुकी थी, उसके बाद ये शव मिला है और उसके बाद अब SIT वहां पे पहुंची है। मामला 18 सितंबर का ही है जब ये लड़की गायब हुई थी। इस वक्त 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अंकिता की कहानी पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन ब्रेक के बाद गहलोत सरकार के मंत्री ने कहा पायलट क्यों नहीं बन सकते CM। राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच तमाम तरह की सुर्खियां बन रही हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। इन सब के बीच सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने यह कहा है कि पायलट निजी काम से दिल्ली आए हैं और इसका मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार रात को मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक की और फिर वहां से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी से मिलने गए, जहां पर तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। इसलिए CLP बैठक नहीं हो पाई और जो दिल्ली से पर्यवेक्षक गए थे वो एक तरह से खाली हाथ लौट आए। गहलोत खेमा नहीं चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन गहलोत सरकार में शामिल मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने NDTV से बातचीत में ये कहा है कि जब तथाकथित 19 बागी विधायकों में से 5 मंत्री बन सकते हैं तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान का दौर जारी है। हमारे साथ राजेंद्र सिंह गुढ़ा हैं जो कि मंत्री हैं यहाँ। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो कुछ अभी चल रहा है और जिस तरीके से सचिन पायलट को टारगेट किया जा रहा है या किया गया है, ये कहते हुए कि उन्होंने बगावत किया था 2020 में और उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो 19 लोग थे जो सरकार से नाराज हुए, उन 19 लोगों के अंदर हमने 5 को मंत्री बना रखा है। उन 19 में जो 102 लोग जो हमारे पास थे बाहर, जिनमें मैं भी था, उनमें वो 19 नहीं थे। उन 19 में से हमने 5 लोगों को ऑलरेडी हमारी कैबिनेट में है, हमारी मंत्री परिषद का हिस्सा है वो हमारे साथ। तब वो मंत्री बन सकते तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि नेतृत्व वो दे रहे थे। देखिए, ये कौन दे रहा था? जो आज इधर बैठे हैं, इधर जो लोग बैठे हैं, उनको वहां तक छोड़ के वही आए थे। आप यदि इसके अंदर जाओगे गहराई में तो ये 102 के अंदर ऐसे लोग थे जो वहां उनको दिल्ली तक छोड़ के वहां आने वाले लोग भी थे, उनको यहाँ से भेजने वाले लोग थे, और वो सीधे साधे लोग थे, इनके चक्कर में आ गए। आप अपनी बातचीत में बहुत गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कई सारे मंत्रियों पर। क्या है वो आरोप और क्यों आप ये आरोप लगा रहे हैं? आरोप मैं नहीं लगा रहा। मैं तो अभी कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद करसन का वो कुछ देख रहा था। उन्होंने हमारे की ये मंत्री जो लोग हैं, इन्होंने 400 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और ये सोच रहे हैं कि यदि सरकार बदल जाएगी, CM बदल जाएगा तो हमारा भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तो ये आप प्रमोद कृष्ण जी की बात करें या आपका अपना कहना है? मैं तो इस बात से, प्रमोद कृष्ण जी की बात से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने 400 करोड़ का लगाया, इस पर 0 लगाना भूल गए वो। 4000 करोड़। हाँ, ये जो आरोप लगाया उन्होंने, वो उसमें 0 लगाना भूल गए।
और ये 4000 करोड़ से ज्यादा बड़ा का भ्रष्टाचार आप है। अपने सहयोगियों पे ही आरोप लगा रहे हैं। अरे तो कांग्रेस दिल्ली वालों से पूछो ना आप, ये बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने वो जीरो लगाना भूल गए, उनसे पूछना कि वो गुड्डा ने ये कहा है कि ये 4000 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार हुआ है। तो आपने अब से पहले आरोप नहीं लगाया, अब जब खींचतान चरम पर है तो उसके बाद आप ये आगे बढ़कर आरोप लगा रहे हैं, तो इसका ये बात ये आई कि ये मामला भड़का क्यों, इन मंत्रियों ने ऐसा रोल क्यों किया। तब ये बात आई तो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, इनका भ्रष्टाचार की दुकान बंद नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने ये सारा रोल किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये सच बात ये है कि चल रहा था। तो आपकी जो एक आखिरी दलील है वो यही है कि अगर मंत्री बन सकते हैं उन 19 में से, तो सचिन पायलट सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? देखिए, इन्होंने सारा ही फर्जी काम किया है, इन्होंने लोगों के साथ छल किया है। और इसमें ये जो लोग यहाँ तो धारीवाल जी एंड पार्टी है, और इन्होंने जो सबसे पहला काम जो किया धारीवाल जी ने, वो लोगों को छल करके बुला लिया। एक बस के अंदर 92 लोग हो सकते हैं क्या एक बस में, जबकि उसमें प्राइवेट लोग भी बैठे हैं। प्राइवेट लोग बैठे हैं 10 से ज्यादा वो लोग बैठे जो विधायक नहीं है उस बस में। अब उस बस के अंदर आप ये बताओ कि 92 लोग हो सकते हैं क्या? ऊपर नीचे छत बस को भर दे तो भी 100 लोग नहीं बैठते। तो आपके हिसाब से कितने लोग थे, कितने विधायक थे? मेरे हिसाब से 50 लोग थे, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर लोग ने, इंदिरा मीणा ने, प्रशांत बैरवा ने, गंगा देवी ने, संदीप यादव ने, खेतड़ी विधायक हमारे जो पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी ने, ये सारे ने कर दिया, हमें गुमराह करके ले गए। तो शुक्रिया आपका। ये एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपने साथी मंत्रियों पर ही, कह रहे हैं कि 4000 करोड़ तक का घोटाला है जो हुआ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई मांगेगा पार्टी में तो लिखित तौर पे भी ये दे देंगे। और इनकी एक दलील है, वो दलील ये कि अगर उन 19 विधायकों में से 5 मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। और इन्हीं दलीलों के साथ राजेंद्र गुढ़ा जी जो हैं वो अपनी बात एनडीटीवी के सामने उन्होंने रखा। कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई देश की एजेंसियों के निशाने पर है और देश भर में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कईयों को हिरासत में लिया गया है। पूरी दिल्ली में अब तक 30 लोग पीएफआई से संबंधित होने की वजह से गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 57 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इधर खबर है कि दिल्ली की जामिया विश्वविद्यालय और ओखला के इलाके में धारा 144 लगाई गई है और जामिया विश्वविद्यालय में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पूरे जामिया नगर यानी कि ओखला में धारा 144 है, जिस वजह से अगले 60 दिन जामिया के किसी भी छात्र, शिक्षक या नॉन टीचिंग स्टाफ को किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। जामिया नगर में अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त कर रहे हैं। हम इस वक्त दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के बाहर ये अर्धसैनिक बल क्यों तैनात हैं। आपको बता दें कि अब जामिया में अगले 2 महीने यानी 17 नवंबर तक किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बाकायदा ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को नोटिस भेजा और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये नोटिस दिया है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और बाहर किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, वो एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कैंडल मार्च नहीं निकाला जा सकता है या मशाल जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। अगर प्रदर्शन किया गया और अवहेलना हुई पुलिस के आदेश की, धारा 144 भी लगी हुई है और धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो छात्रों पर, शिक्षकों पर या जो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से संबंधित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि प्रदर्शन छात्र ना करें, इसलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए होंगे। और जो जानकारी निकल करके आ रही है, हालांकि इस बात की पुष्टि प्रशासन या पुलिस नहीं कर रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई, जामिया नगर के इलाके में भी शाहीन बाग से, कालिंदी कुंज से पीएफआई से जुड़े तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं।
तो कहीं ना कहीं पुलिस को यह अंदेशा था कि इन गिरफ्तारियों को लेकर के सिविल सोसाइटी के लोग या जामिया के छात्र प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए मामलों पर जामिया के छात्र प्रदर्शन करते हैं और अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। हमने देखा है कि नागरिकता कानून के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पर प्रदर्शन की शुरुआत भी हुई थी, यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई, हिंसा भी हुई और एक लंबा उसके बाद एक अहिंसा पूर्वक आंदोलन यहाँ छात्र करते रहे। तो अब उसके बाद पुलिस को लगा कि ऐसा दोबारा ना हो जाए, इसलिए जामिया में छात्रों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अभी तक फिलहाल छात्रों का ये कहना है कि ये उनके लोकतांत्रिक मूल्य हैं, अधिकार हैं, उनका हनन है। अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऐसी बात है तो उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन सीधे प्रदर्शन करने पर, जमा होने पर, कैंडल मार्च निकालने पर रोक लगा देना ये बिल्कुल नाजायज़ है। तो फिलहाल जामिया में सख्ती बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तैनात हैं, लगातार पुलिस गश्त कर रही है और साफ तौर पर यह फरमान जारी है कि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन, जमावड़ा यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। सहयोगी कनन पात्रा के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। श्रीराम भारतीय कला केंद्र में इस साल की रामकथा शुरू हो गई है। ये नृत्य नाटिका दिल्ली में बहुत मशहूर है। कोरोना के दौर में इस 2 साल इसे ऑनलाइन भी किया गया, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से मंच पे लौटी है। ये एक अनोखी रामलीला है जिसका कलात्मक पक्ष बहुत लुभाता है। इस साल ये रामलीला 22 अक्टूबर तक चलेगी।